इमेजिन कीजिए एक आम दिन है। आप स्कूल या ऑफिस से अपना सारा काम खत्म करके एकदम थके हारे घर लौट रहे हैं। अपना मेल बॉक्स खोलते हैं और उसमें एक अजीब सा लिफाफा मिलता है। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं। आप उसे खोलते हैं और अंदर बस एक छोटी सी पर्ची है जिसपे सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, तुम कौन हो। ये तो सच में किसी को भी चौंका देगा। हाँ, मतलब आप शायद उसे देखकर इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे कि किसी ने प्रैंक किया है। लेकिन अगले दिन उसी मेल बॉक्स में एक और पर्ची मिलती है और उस पे लिखा है, ये दुनिया कहाँ से आई। अब जरा सोचिए, ये कितना रहस्यमयी और दिमाग को चकरा देने वाला पल होगा, है ना? बिल्कुल, मतलब अगर आम जिंदगी में किसी के साथ ऐसा हो तो ज्यादातर लोग शायद इसे कोई शरारत समझकर पर्ची को डस्टबिन में फेंक देंगे और वापस अपने उसी थकाऊ रूटीन में लौट जाएंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो 2 छोटे से सवाल है ना, ये कोई मजाक नहीं है। एकदम सही। ये दोनों सवाल असल में पूरी मानव सभ्यता और हमारी जो इंसानी सोच है उसकी एकदम नींव है। और यही हमारी आज की इस चर्चा का शुरुआती पॉइंट भी है। आज के इस डीप डाइव में हमने जिन आर्टिकल्स, नोट्स और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स को खंगाला है, वे सब 1991 में आई योस्टीन गॉर्डर की फेमस किताब सोफीज वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमते हैं। बहुत ही शानदार किताब है। हाँ, और हमारा मकसद आज यहाँ कोई बोरिंग लेक्चर देना बिल्कुल नहीं है। हम बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक 14 साल की लड़की की ये रहस्यमयी कहानी पिछले 3000 साल के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी को समझने का सबसे आसान और मजेदार शॉर्टकट बन सकती है। देखिए, इसे सिर्फ एक रहस्यमयी कहानी की तरह देखना शायद इसके साथ नाइंसाफी होगी। अगर हम उन नोट्स की गहराई में जाएं जो हमारे सोर्सेज में हैं, तो ये किताब असल में उस इंसानी जिज्ञासा का मूल रूप है जिसे हम सब बड़े होने के साथ कहीं पीछे छोड़ देते हैं। बिल्कुल, हम भूल जाते हैं सवाल पूछना। हाँ, मतलब जब हम बच्चे होते हैं तो हर छोटी बड़ी चीज पर सवाल उठाते हैं, ये क्या है, वो क्यों है। लेकिन उम्र और जिम्मेदारियों के साथ हम उस आश्चर्य को महसूस करना ही भूल जाते हैं। इस चर्चा का सबसे बड़ा लक्ष्य उसी सोई हुई जिज्ञासा को फिर से जगाना है। तो चलिए इसी आश्चर्य वाली बात से शुरू करते हैं। मुझे हमारे सोर्स मटेरियल में दिया गया एक रूपक बहुत ही शानदार लगा, जादूगर और खरगोश वाला। किताब समझाती है कि ये पूरी दुनिया एक जादूगर की टोपी से निकले सफेद खरगोश की तरह है। फिलॉसफी और हमारी जो इंसानी सोच है उसके विकास को समझने के लिए मैं कहूंगा कि शायद इससे बेहतर कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं। तो इसे ऐसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है वो वही सफेद खरगोश है। जब हम पैदा होते हैं तो हम उस खरगोश के बालों के बिल्कुल सिरों पर बैठे होते हैं। हम वहां से दुनिया को देखते हैं तो हमें हर चीज जादू की तरह लगती है। बिल्कुल, हर चीज नहीं होती है। हाँ, चाहे वो तारों भरा आसमान हो या बारिश की बूंदें, हम पूरी तरह से हैरानी से भरे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम उन बालों की गहराई में नीचे की तरफ खिसकते जाते हैं। वहां अंदर गर्माहट है, एक आरामदायक रूटीन है, और हम वहाँ सेटल हो जाते हैं। एकदम, हम वहाँ इतने सेटल हो जाते हैं कि बाहर का वो जादू हमें दिखना ही बंद हो जाता है। और एक असली दार्शनिक वो है जो उस आरामदायक जगह से निकलकर वापस उन बालों के सिरे पर चढ़ने की जद्दोजहद करता है ताकि वो उस जादूगर की आंखों में सीधे देख सके। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा सोचने वाली है वो ये है कि ये जो आरामदायक रूटीन है ना, ये हमारी सोचने की क्षमता को एक तरह से सुन्न कर देता है। मतलब हम मान लेते हैं कि सूरज का उगना या मौसम का बदलना या हमारे शरीर का काम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बस एक नॉर्मल सा मैकेनिज्म है। यही है जैसे हम अपना स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं। हम बस स्क्रीन पर एक टैप करते हैं और दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान का चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हाँ, वीडियो कॉल पे। हाँ, और अगर आप सच में गहराई से सोचें तो हवा में तैरते अदृश्य सिग्नल्स हमें पूरी दुनिया से जोड़ रहे हैं। ये किसी बड़े जादू से कम थोड़ी है। लेकिन हम इस जादू के इतने आदी हो चुके हैं कि अगर इंटरनेट बस 2 मिनट के लिए बंद हो जाए तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होता, बस चिड़चिड़ाहट होती है। हमने अपनी वो हैरानी पूरी तरह खो दी है। सही बात है। और देखिए, यही वो अहम बिंदु है जहां से इंसानी सोच का इतिहास असल में शुरू होता है। हजारों साल पहले जब इंसान को किसी प्राकृतिक घटना पर आश्चर्य होता था या डर लगता था तो वो इसे कैसे समझाता? तब विज्ञान तो था नहीं। तब तो सिर्फ कहानियां थी। बिल्कुल, इसीलिए उसने मिथकों और कहानियों का सहारा लिया। अगर जोरदार बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है तो इसका मतलब है कि ग्रीक देवता ज़्यूस गुस्से में अपना हथियार चला रहा है। समुद्र में भयानक तूफान है
तो इसका मतलब है कि देवता पोसाइडन नाराज हैं। हर उस चीज के लिए जो समझ से बाहर थी, एक कहानी गढ़ ली गई। लेकिन इन कहानियों से सच तक का सफर कैसे तय हुआ? मतलब दर्शन शास्त्र की असली शुरुआत तो तब मानी जाएगी ना, जब इंसान ने इन जादुई कहानियों से संतुष्ट होना बंद कर दिया। एकदम सही। और ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ था। दर्शन शास्त्र का जन्म तब हुआ जब लोगों ने इन मिथकों पर सवाल उठाना शुरू किया। मिसाल के तौर पर डेमोक्रिटस जैसे प्राचीन यूनानी विचारकों को देखिए। अच्छा, डेमोक्रिटस के बारे में सोर्सेज में काफी जिक्र है। हाँ, उन्होंने कहा कि ये दुनिया किसी जादुई शक्ति या देवताओं के मूड के हिसाब से नहीं चल रही है। डेमोक्रिटस ने एटम यानी परमाणु का विचार दिया। एक मिनट, डेमोक्रिटस के पास तो उस जमाने में कोई माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उसे एटम के बारे में कैसे पता चला? यही तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसने किसी उपकरण का नहीं, सिर्फ लॉजिक यानी तर्क का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि अगर आप किसी चीज को तोड़ते जाएं तो अंत में एक ऐसा कण जरूर बचेगा जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, वरना तो पूरी दुनिया हवा की तरह गायब हो जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्मार्ट लॉजिक है। हाँ, उसने उन अदृश्य कणों को एटम कहा। जादुई कहानियों को छोड़कर सिर्फ अपने दिमाग और तर्क से प्रकृति के नियमों को समझना, ये इंसान के इतिहास की सबसे बड़ी बौद्धिक छलांग थी। और जब तर्क का ये दरवाजा खुला तो हम पहुंचते हैं प्राचीन ग्रीस के एथेंस शहर में, जहां सवालों का एक ऐसा सुनहरा दौर शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ हमारे स्रोत 3 सबसे बड़े विचारकों पर बहुत फोकस करते हैं, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। ये तीनों एक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े थे, लेकिन इन तीनों का सच को खोजने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग था। सुकरात से शुरुआत करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि सुकरात ने कभी कोई किताब नहीं लिखी। सच में? कोई किताब नहीं? हाँ बिल्कुल, वो बस एथेंस के चौराहों और बाजारों में जाता और लोगों से तीखे सवाल पूछता था। मतलब वो लोगों को ये एहसास दिलाता था कि वे जितना सोचते हैं असल में उतना जानते नहीं है ना। वो सीधे जवाब देने के बजाय बस सवाल पर सवाल करता था ताकि लोग खुद के दिमाग का इस्तेमाल करना सीखें। बिल्कुल, उसे सोक्राटिक मेथड कहते हैं। हाँ, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया और इसके लिए उसे जहर पीने की सजा सुना दी गई, जिसे उसने खुशी खुशी पी भी लिया, क्योंकि उसके लिए सच की तलाश अपनी जान से ज्यादा कीमती थी। और देखिए, सुकरात के इसी बलिदान ने उसके शिष्य प्लेटो पर बहुत गहरा असर डाला। प्लेटो ने एक बहुत ही मशहूर कहानी लिखी, जिसे गुफा की कहानी या एलिगोरी ऑफ द केव कहा जाता है। ये मेरी फेवरेट कहानी है। तो प्लेटो ने कल्पना की कि हम सब इंसान एक अंधेरी गुफा में बचपन से जंजीरों से बंधे हैं। हमारा मुंह गुफा की दीवार की तरफ है, हमारे पीछे एक आग जल रही है और उस आग के सामने से कुछ लोग अलग अलग चीजें लेकर गुजरते हैं। हमें दीवार पर सिर्फ उन चीजों की परछाइयां दिखती हैं। और क्योंकि हमने जिंदगी भर सिर्फ वही परछाइयां देखी हैं, तो हम मान लेते हैं कि वही परछाइयां ही असली दुनिया है। बिल्कुल, प्लेटो का कहना था कि हमारी ये जो भौतिक दुनिया है, ये सिर्फ परछाइयों की दुनिया है। असली दुनिया, जहाँ चीजों का परफेक्ट रूप मौजूद है, वो इस गुफा के बाहर विचारों की दुनिया में है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा अटक रही हूँ। क्या प्लेटो का ये विचार थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? मतलब वो कह रहा है कि हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जो भी पेड़ पौधे या इंसान हम देख रहे हैं, वो सब बस एक भ्रम है, एक परछाई है। ये तो ऐसा लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की कोई अहमियत ही नहीं है। देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्लेटो का मकसद हमें डराना या निराश करना नहीं था। वो असल में हमें जगाने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि अपनी मानसिक जंजीरों को तोड़ो और गुफा से बाहर निकलो, सत्य की रोशनी को देखो। मतलब एक तरह का इनलाइटनमेंट। हाँ, और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये विचार सिर्फ ग्रीस तक ही सीमित नहीं रहा। हाँ, नोट्स में हेलेनिज्म और ईस्टर्न फिलॉसफी का भी काफी जिक्र है। सही कहा। प्लेटो के बाद जब हेलेनिज्म का दौर आया तो उसमें स्टोइसिज्म और एपिक्यूरियनिज्म जैसी विचारधाराएं उभरी। इनका मकसद सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना नहीं था, बल्कि ये खोजना था कि एक शांतिपूर्ण और संतुष्ट जिंदगी कैसे जी जाए। और शायद इसीलिए इसका कनेक्शन पूर्वी दर्शन से जुड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इसकी तुलना हमारे पूर्वी दर्शन जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या ताओवाद से करें, तो वहां भी गुफा से बाहर निकलने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। वहां इसका मतलब अपने अहंकार और अज्ञानता को छोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड के साथ एक होना और आंतरिक शांति पाना है। दोनों ही जगह अंतिम लक्ष्य भ्रम को तोड़कर सत्य को महसूस करना है। अच्छा, तो प्लेटो हमें गुफा के बाहर परफेक्ट दुनिया दिखा रहा था, लेकिन फिर अरस्तु की एंट्री होती है, जो प्लेटो का ही शिष्य था। लेकिन अरस्तु ने प्लेटो की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। अगर मैं सोर्सेस को सही समझ रही हूँ, तो अरस्तु का कहना था कि अगर असली दुनिया गुफा के बाहर है,
तो हम यहाँ इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? एकदम सही। उसने उस ख्याली और परफेक्ट दुनिया को नकार दिया और कहा कि सच यही है, इसी भौतिक दुनिया में है। अरस्तु एक तरह से पहला पक्का वैज्ञानिक था। उसने कहा कि ज्ञान आसमान में तैरते विचारों से नहीं मिलता, बल्कि प्रकृति को ध्यान से देखने और उसे ऑब्जर्व करने से मिलता है। उसने हर चीज को दो हिस्सों में बांटा, सब्सटेंस यानी पदार्थ और फॉर्म यानी रूप। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं तो अगर मेरे सामने लकड़ी की एक कुर्सी रखी है तो वो जिस लकड़ी से बनी है वो उसका सब्सटेंस हो गया, और उस लकड़ी को जो कुर्सी का आकार दिया गया है, यानी मेरे दिमाग में जो कुर्सीपन का आइडिया है, वो उसका फॉर्म हो गया। क्या अरस्तु यही समझाना चाह रहा था? एकदम सही पकड़ा आपने। अरस्तु का कहना था कि फॉर्म और सब्सटेंस हमेशा एक साथ होते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। उसने दुनिया की हर चीज को इसी तरह कैटेगराइज किया। उसने प्रकृति का एक बहुत ही व्यवस्थित अध्ययन शुरू किया। और अरस्तु के इसी ऑब्जर्वेशन वाले तरीके ने एक लंबी नींव रखी जो मध्य युग और पुनर्जागरण यानी रेनेसां से होते हुए हमें ज्ञानोदय या एनलाइटनमेंट के युग तक ले आती है। यहाँ आकर दर्शन शास्त्र ने एक नया ही मोड़ लिया। यहाँ से विचारों की दुनिया में सच में एक बड़ा धमाका होता है। और इस धमाके के एकदम केंद्र में था रेने डेकार्थ। डेकार्थ ने एक ऐसा विचार दिया जिसने सोचने के तरीके को जड़ से हिला के रख दिया। उसने कहा कि हर चीज पर शक करो। अगर आप सच तक पहुंचना चाहते हैं तो पहले आपको अपने हर विश्वास को मिटाना होगा। हाँ, उसने कहा कि हो सकता है हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे रही हो सकता है हम बस कोई सपना देख रहे हो। यहाँ तक कि उसने ये भी सोचा कि शायद कोई बुरा राक्षस यानी इविल डीमन उसके दिमाग को कंट्रोल कर रहा हो। हाँ, वो थॉट एक्सपेरिमेंट बहुत मशहूर है। लेकिन इन सब शकों के बीच डेकार्थ को एक ऐसी चीज मिली जिस पर शक करना नामुमकिन था, कॉजिटो एर्गो सम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये बहुत ही पावरफुल है। डेकार्थ का तर्क था कि मैं हर चीज पर शक कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस बात पर शक नहीं कर सकती कि मैं शक कर रही हूँ। अगर शक हो रहा है तो सोचने की क्रिया हो रही है, और अगर सोच है तो उस सोच को पैदा करने वाला कोई तो होगा ना, यानी मेरा दिमाग। ये मेरे अस्तित्व का इकलौता और सबसे पक्का सबूत है। बिल्कुल। डेकार्थ ने सोच को सबसे ऊपर रखा, लेकिन उसके कुछ समय बाद जॉन लॉक नाम के एक दार्शनिक ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। लॉक ने टेबुलर रासा का सिद्धांत दिया। उसका मानना था कि डेकार्थ गलत है। हमारे अंदर जन्म से कोई विचार या ज्ञान नहीं होता। इंसान का दिमाग जन्म के वक्त एकदम कोरी स्लेट होता है। ये वाला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। इसे अगर आज की टेक्नोलॉजी से जोड़कर देखें तो जॉन लॉक की बात बिल्कुल ऐसी है जैसे जन्म के समय हमारा दिमाग एकदम नई ब्लैंक हार्ड ड्राइव की तरह होता है। उसमें पहले से कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई डेटा इंस्टॉल नहीं होता। बहुत अच्छी एनालॉजी है। फिर हम बड़े होते हैं, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी त्वचा, ये सब कैमरा, माइक और कीबोर्ड की तरह काम करते हैं। ये बाहरी दुनिया का अनुभव उस ब्लैंक हार्ड ड्राइव में डेटा के रूप में फीड करते हैं, और धीरे धीरे हमारी समझ और हमारा ज्ञान बनता है। मतलब अनुभव ही सब कुछ है। ये आज के संदर्भ में एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है, लेकिन इस अनुभव वाले आइडिया को आगे चलकर डेविड ह्यूम और इमैनुअल कांट ने और भी पेचीदा बना दिया। कांट ने एक ऐसा सवाल उठाया जिसने पूरी पश्चिमी फिलॉसफी को उलझा कर रख दिया। उसने कहा कि हम कभी भी दुनिया को वैसी नहीं देख सकते जैसी वो असल में है। मतलब जिसे कांट द थिंग इन इटसेल्फ कहता है। बिल्कुल वही। कांट ने समझाया कि हमारा दिमाग कोई खाली हार्ड ड्राइव नहीं है जो बस चुपचाप डेटा रिकॉर्ड कर रही है। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है। हम दुनिया को वैसे ही समझते हैं जैसा हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम असली वास्तविकता को कभी जान ही नहीं सकते। यही कांट का सबसे बड़ा निष्कर्ष था। हम सिर्फ वही जान सकते हैं जो हमारी इंद्रियां हमें अनुभव कराती हैं। असली दुनिया क्या है, ये हमारे लिए हमेशा एक रहस्य ही रहेगी। और इसी बात को जॉर्ज बर्कले ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया। बर्कले का विचार था कि किसी भी चीज का कोई स्वतंत्र भौतिक अस्तित्व है ही नहीं। टू बी इज टू बी परसीव्ड, यानी कोई चीज तभी अस्तित्व में है जब उसे देखा या महसूस किया जाए। सही कहा। मतलब अगर एक जंगल में पेड़ गिरता है और वहां कोई उसे सुनने वाला नहीं है, तो क्या उसने आवाज की? बर्कले के हिसाब से नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के वीडियो गेम्स में होता है। कैसे? जब तक प्लेयर का कैरेक्टर किसी कमरे में नहीं जाता, तब तक गेम का इंजन उस कमरे को रेंडर ही नहीं करता। कमरे का कोई अस्तित्व नहीं होता जब तक प्लेयर उसे देख नहीं रहा होता। क्या बर्कले यही कह रहा था
कि हमारी वास्तविकता भी सिर्फ तभी मौजूद है जब कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा हो। एक तरह से हाँ। ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला विचार है। और जैसे ही हम 19वीं और 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं, ये वैचारिक उथल-पुथल और तेज हो जाती है। इस दौर ने इंसान के खुद को देखने के तरीके को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। ये वो दौर था जब कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन और सिगमंड फ्राइड जैसे विचारकों ने दुनिया को हिला दिया। इन तीनों ने इंसान के उस गुरूर को तोड़ा कि वो बहुत महान है या उसके विचार पूरी तरह आजाद हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि मार्क्स ने कहा कि हमारा समाज या इतिहास महान विचारों से नहीं चलता। मार्क्स का मानना था कि समाज का आर्थिक ढांचा यानी पैसा, जमीन और वर्ग संघर्ष तय करता है कि हम क्या सोचेंगे। हम जो भी सोचते हैं वो बस हमारे समाज की आर्थिक स्थिति का नतीजा है। और फिर डार्विन ने इंसान को एक और बड़ा झटका दिया। सदियों से इंसान खुद को प्रकृति से अलग और भगवान की एक बहुत ही विशेष रचना मानता था। डार्विन ने इवोल्यूशन की थियरी से साबित किया कि इंसान भी बाकी जानवरों की तरह ही प्रकृति और प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। हम केवल एक लंबी जैविक प्रक्रिया का परिणाम हैं। और अगर ये काफी नहीं था तो फ्रॉइड ने आकर हमारे दिमाग के अंदर झांका और बताया कि हम खुद अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं। उसने कहा कि हमारा ज्यादातर व्यवहार हमारे अनकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। फ्रॉइड के अनुसार हमारा दिमाग एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ की तरह है, जो हमें पानी के ऊपर दिखता है। हमारी सचेत सोच वो बहुत छोटा हिस्सा है। पानी के नीचे जो विशाल हिस्सा है उसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, हमारे डर और बचपन के अनुभव छुपे हैं और हमें पता भी नहीं होता। बिल्कुल। अक्सर यही अचेतन मन हमारे फैसले ले रहा होता है, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। हमें इसका पता सिर्फ तब लगता है जब हम सपने देखते हैं या अचानक हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो हम नहीं कहना चाहते थे। एक मिनट रुको। अगर मैं इन तीनों बातों को एक साथ रखूं तो मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। क्यों, क्या हुआ? देखिए, अगर फ्राइड कह रहा है कि मेरे अंदर का अचेतन मन मेरी इच्छाओं को चला रहा है, मार्क्स कह रहा है कि जिस समाज में मैं रहती हूँ उसका ढांचा मुझे कंट्रोल कर रहा है, और डार्विन कह रहा है कि मैं सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन हूँ जो इवोल्यूशन का हिस्सा है, तो फिर मेरी अहमियत क्या है? मेरी फ्री विल या मेरी अपनी कोई मर्जी कहाँ गई? क्या हम इंसान सिर्फ कठपुतलियां हैं? ये एक बहुत ही जायज और मैं कहूँगा डरावना सवाल है, और 20वीं सदी के कई विचारकों ने इसी बेचैनी को गहराई से महसूस किया, और यहीं से जन्म होता है अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशलिज्म का। सरेन किर्केगार्ड और जान पॉल सार्त्र जैसे दार्शनिकों ने इसी सवाल का सीधा सामना किया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या हम सच में कठपुतलियां हैं? सार्त्र ने इसका बहुत ही करारा जवाब दिया। उसने कहा, नहीं, हम कठपुतलियां बिल्कुल नहीं हैं। सार्त्र का एक बहुत मशहूर वाक्य है, इंसान आजाद होने के लिए अभिशप्त है। आजाद होने के लिए अभिशप्त, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जिंदगी का शायद कोई पहले से तय अर्थ ना हो सकता है हम पर समाज या बायोलॉजी का भारी दबाव हो, लेकिन अंत में हर पल चुनाव हमें ही करना होता है। आप चुनाव न करने का चुनाव भी नहीं कर सकते। किर्केगार्ड ने कहा था कि हमें अंधेरे में एक लीप ऑफ फेथ या विश्वास की छलांग लेनी ही पड़ती है। हमें अपनी जिंदगी का अर्थ खुद गढ़ना होता है। हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। हम अपनी कहानी के लेखक खुद हैं। और ये बात हमें एकदम से सोफीज वर्ल्ड की कहानी के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक क्लाइमैक्स की तरफ ले जाती है। पूरी किताब का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट। बिल्कुल। और अब तक हमने जो भी दर्शन शास्त्र समझा है वो इस ट्विस्ट को समझने की असली चाबी है। तो होता ये है कि सोफी को अपने मेल बॉक्स में रहस्यमय चिट्ठियों के साथ साथ हिल्डे नाम की एक लड़की के लिए भी चिट्ठियां मिलने लगती हैं। सोफी और उसके फिलॉसफी टीचर अल्बर्टो बहुत परेशान हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे उन पर एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। और वो सच्चाई क्या थी? उन्हें एहसास होता है कि वे असली इंसान है ही नहीं। वे केवल मेजर एल्बर्ट नॉब नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपनी बेटी हिल्डे के 15वें जन्मदिन के लिए लिखी जा रही एक किताब के काल्पनिक पात्र हैं। सोफी और अल्बर्टो सिर्फ कागज पर लिखे शब्द हैं। और जरा सोचिए, ये बर्कले की फिलॉसफी का कितना सटीक और डरावना उदाहरण है। हाँ? बर्कले ने क्या कहा था? चीजें तभी मौजूद हैं जब कोई उन्हें देख रहा हो या उनकी कल्पना कर रहा हो। सोफी का पूरा अस्तित्व, उसका घर, उसका शहर सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेजर एल्बर्ट नॉग उन्हें अपने दिमाग में देख रहा है, उन्हें लिख रहा है। तो जब सोफी को ये पता चलता है तो क्या वो हार मान लेती है? वो सोच सकती थी कि मैं तो असली हूं ही नहीं, मेरा क्या वजूद है। लेकिन यहीं पर डेकार्ट और सार्त्र की फिलॉसफी काम आती है।
सोफी सोचती है, मैं सोच रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, इसका मतलब मैं कुछ तो हूँ। और वो बगावत कर देती है। द बिग बैंग नाम के चैप्टर में सोफी और एल्बर्टो अपनी उसी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं। वे उस लेखक की लिखी कहानी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वास्तविक दुनिया में बैठी हिल्डे, जो अपने पिता की वो किताब पढ़ रही है, वो सोफी के इस संघर्ष को महसूस करती है। हिल्डे को एहसास होता है कि सोफी सिर्फ एक किरदार नहीं है, उसकी अपनी एक चेतना है। हिल्डे अपने पिता के खिलाफ जाकर सोफी को आजाद होने में मदद करती है। ये पूरी घटना एक बहुत ही गहरा प्रतीक है। यह हमें बताती है कि इंसान चाहे किसी भी सिस्टम का हिस्सा हो, चाहे वो मार्क्स का समाज हो, डार्विन की बायोलॉजी हो, या यहाँ तक कि किसी रचयिता की लिखी कहानी ही क्यों ना हो, वो अपनी सोच, अपनी कल्पना और सवाल पूछने की ताकत से खुद को आजाद कर सकता है। ज्ञान इंसान को हर जंजीर से मुक्त कर सकता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। तो अगर हम इस पूरे सफर को समेटें, तो सोफीज वर्ल्ड का अंतिम संदेश सिर्फ कुछ पुराने विचारकों के नाम रटना बिल्कुल नहीं है। ये सिखाता है कि दर्शन शास्त्र कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ पुरानी धूल भरी किताबों में बंद है। बिल्कुल सही कहा। दर्शन शास्त्र रोजमर्रा की जिंदगी के शोर शराबे, काम के तनाव और दुनियावी जिम्मेदारियों के बीच खुद को असल में जिंदा महसूस करने का एक तरीका है। रोजमर्रा की भागदौड़ में हम अक्सर उस सफेद खरगोश के बालों की गहराई में छुप जाते हैं, जहां सब कुछ सुरक्षित है लेकिन उबाऊ है। ये चर्चा हम सबके लिए एक रिमाइंडर है कि हमें फिर से एक बच्चे की तरह उस खरगोश के बालों के सिरे पर चढ़ना चाहिए। इस दुनिया को, आसमान को, पेड़ पौधों को और खुद अपने अस्तित्व को एक नए नजरिए से देखना चाहिए। हमें सवाल पूछना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम सवाल पूछना बंद कर देते हैं, उस दिन हमारी चेतना सो जाती है और हम सच में सिर्फ कठपुतलियां बन जाते हैं। क्या बात है। और इस शानदार सफर को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों के दिमाग में एक नया विचार डालना चाहती हूँ। जरा इस पर सोचिएगा। हमारी शुरुआत एक पर्ची से हुई थी, तुम कौन हो। किताब में सोफी को पता चला कि उसकी दुनिया किसी और की कल्पना है, एक फिक्शन है। आज के समय में कई बड़े वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ सिमुलेशन थियरी पर बहुत गंभीरता से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि शायद हमारी पूरी दुनिया, हमारे शहर, हमारे शरीर असल में किसी बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा चलाया जा रहा एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम हो। ये तो वही प्लेटो की गुफा या डेकार्ट के बुरे राक्षस का आधुनिक डिजिटल वर्जन हो गया। बिल्कुल। लेकिन जरा सोचिए, अगर कल को ये साबित हो जाए कि हमारी जिंदगी सच में एक सिमुलेशन है या हम किसी और की लिखी हुई कोड की लाइंस हैं, तो क्या इससे हमारे प्यार, हमारे दुख, हमारे संघर्ष और हमारे रिश्तों की अहमियत कम हो जाती है? या फिर ये तथ्य कि हम इन भावनाओं को इतनी गहराई से महसूस कर सकते हैं, यही इस पूरे ब्रह्मांड की इकलौती और सबसे पक्की सच्चाई है? क्या एक सिमुलेशन में असली आंसू बहाना हमें असली नहीं बना देता? ये एक ऐसा सवाल है जो खरगोश के बालों के सिरे पर बैठकर सोचने लायक है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।